पुनर्जन्म के बाद मैंने अपनी सीईओ बीवी से हर मुलाकात को जानबूझकर इग्नोर मारा। जब वो मेरे काम के बाद मेरा इंतजार करने के लिए मेरी कंपनी में आई, एकदम चिपकने के फुल इरादे से, तो मैं उससे बचने के लिए पीछे वाले दरवाजे से कल्टी मार गया। जब उसका ट्रांसफर मेरे शहर में काम करने के लिए हो गया तो मैंने एकदम दूर वाले खुफिया एरोस्पेस प्रोजेक्ट में शामिल होने का फॉर्म भर दिया। यार, मैं एक पुराने जमाने के नॉवल में खतरनाक विलन बनकर घुस गया हूँ। ये देखकर मेरा तो बहुत बुरी तरह माथा ठनका है। वो हरामी साइड हीरो जिसने न सिर्फ अपने सीधे साधे छोटे भाई को हर दिन बुरी तरह सताया, बल्कि उसकी प्यारी बंदी युआनशु को भी चुराने का पूरा ट्राई मारा, मतलब फुल लुक्खागिरी की है। मैंने यहाँ मेन हीरोइन सोंग जिवेई को तो उसने खुदकुशी की धमकी देकर शादी करने पर एकदम मजबूर कर दिया। आखिर में बेचारी सोंग जिवेई को गांव की झूठी अफवाहों के भारी दबाव में आकर बिना मन के झुकना पड़ा। इस असली शरीर वाले चवन्नी छाप से शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसने अपनी पोस्टिंग किसी दूसरे इलाके में करवा ली ताकि इस पनौती से हमेशा के लिए पीछा छूट सके। दूर के पहाड़ी इलाके में काम करने की अर्जी दी और उल्टे उसने मेरे छोटे भाई के लिए एक दूसरी अच्छी बंदी ढूंढकर उसका पूरा गेम बना दिया, जिससे वो मजे से शादी करके बच्चे पैदा कर सके और खुशी से अपनी जिंदगी जिए। इस तगड़े वाले अंतर को देखकर असली शरीर वाले बंदे का पूरा फ्यूज उड़ गया और वो एकदम पागल हो गया। उस लुखे ने अपनी ही भाभी का पेट गिराने की एक खतरनाक चाल चली, जिससे सोंग जिवेई को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उसने असली बंदे को उठाकर सीधे पागल खाने में डाल दिया, जहां उसकी खटिया खड़ी हो गई। आखिर में उस असली शरीर वाले की सुअरों के बाड़े में तड़पकर और ठंड से सिकुड़कर मौत हो गई। इसी समय सोंग जिवेई ने मुझे झील में डूबने से एकदम सही टाइम पर बचा लिया। जब मैं झील में कूदा था और उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो मेरी सांसें पहले ही उखड़ चुकी थी। वो तो सोंग जिवेई थी जिसने मुझे सीपीआर देकर मेरी जान बचाई और जिंदा किया। उसने मुंह से मुंह लगाकर मेरी सांसें वापस लाई। गांव वालों को इन मेडिकल चीजों का कोई आइडिया नहीं था। उनके लिए तो सीन बस इतना था कि सोंग जिवेई ने मुझे सरेआम किस कर लिया था। बाहर मेरी माँ उस पर मुझसे शादी करने का पूरा दबाव बना रही थी, वरना उनका ये मुंह से मुंह लगाने वाला काम पूरे गांव में पंचायत का टॉपिक बन जाता और फालतू का बड़ा बवाल मचता कि पूरे गांव में हमारा ही तमाशा बन जाएगा। असली शरीर वाले का वो भयानक और दर्दनाक अंत याद करके मैं तुरंत एकदम तेजी से बाहर भागा और दरवाजा खोलकर अपनी माँ को ऐसा रायता फैलाने से रोका। मैंने कहा, कॉमरेड सोंग मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वो मेरा कोई गलत फायदा नहीं उठा रही थी, समझिए आप। वो बस फर्स्ट एड के तौर पर मुझे माउथ टू माउथ वाली सांस दे रही थी। मुझे कॉमरेड सोंग से शादी वादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, कमरे में मौजूद हर एक बंदा घूमकर मुझे घूरने लगा। उन सबकी एकदम हवा टाइट हो गई थी और वे सब बहुत ज्यादा सदमे में थे। इससे पहले मैं सोंग जिवेई को डेट करने के लिए एकदम पागल हो रखा था और बार बार यही जिद करता था कि सोंग जिवेई सिर्फ और सिर्फ मेरी बंदी है, किसी और की बिल्कुल नहीं। मैंने तो सोंग जिवेई की सारी रिसर्च और मेहनत का पूरा क्रेडिट भी चुराकर अपने नाम कर लिया था, जिससे एक बंदे की तो लगभग जान ही जाते जाते बची थी। क्या खतरनाक वाला हरामीपन था। मैं अचानक से इतना पूरा का पूरा कैसे बदल गया, ये सोचकर सब हैरान थे। मैंने सोंग जिवेई की तरफ देखा और कहा, कॉमरेड सोंग जिवेई, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे इन बेसिक मेडिकल प्रोसीजर के बारे में पता है, लेकिन मेरे पास कॉलेज के इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब बस 1 ही साल का टाइम बचा है। मेरे क्लास वाले पक्का मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में फालतू पंचायत करेंगे। क्या आप प्लीज अंकल सोंग से बात करके मेरा ट्रांसफर बैपिंग के किसी हाई स्कूल में करवाने में मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं? मेरा टारगेट एकदम सीधा और सिंपल है। मैं बस बैपिंग में जमकर पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में आसानी से घुस सकूं और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर एक जगह मिले, एक मस्त सी नौकरी मिल जाए। मैं बैपिंग का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी जुगाड़ लूंगा और शायद मुझे सरकार की तरफ से रहने के लिए एक तगड़ा वाला घर भी आराम से मिल जाए। मैं पैसे बचाकर लगे हाथ 2-3 और तगड़े घर खरीद लूंगा और जब फ्यूचर में प्रॉपर्टी के भाव आसमान छुएंगे तो मैं एकदम अमीर बनकर अपने फुल मजे लूट रहा हूँ। मस्त मोटी पेंशन उठा रहा हूँ और मोटा किराया भी आ रहा होगा और साथ में मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। मतलब लाइफ एकदम फुल सेट हो जाएगी मेरी जान। वो मेरी एकदम परफेक्ट जिंदगी होगी। सोंग जिवेई ने मुझे अपनी चुभती हुई ठंडी आंखों से घूर कर देखा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे दिमाग में कोई बड़ा वाला लोचा चल रहा है। पक्का भाई। उसने बहुत पहले ही सुन रखा था कि मैंने अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह सताया था और अब उसे मुझसे सिर्फ एक तगड़ी वाली घिन ही आ रही थी। अगर तुम सच में बैपिंग के हाई स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वहाँ ट्रांसफर करवाने में तुम्हारी पूरी मदद कर दूंगी, पक्का से। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पक रही होगी। यह सुनकर मेरे पेरेंट्स थोड़ा भड़क गए और बोले, कॉमरेड जियो सोंग, ये सब क्या है? तुम ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है उसे देखते हुए तो तुम्हें अब पक्का शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम एक इज्जतदार आर्मी ऑफिसर जो ठहरी यहाँ, तुम इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। मैंने अपनी माँ को ऐसा बखेड़ा खड़ा करने से तुरंत रोका और बोला, माँ चुप रहो, कॉमरेड सोंग एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफिसर हैं, मान जाओ तुम। मैंने ही अपने छोटे भाई का पैर तोड़कर उसे अपाहिज किया था। मेरे जैसा बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक में कभी पास नहीं होगा। भले ही कॉमरेड सोंग मुझसे शादी करने के लिए पूरी तरह राजी क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बैपिंग के हाई स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ और कियांतांग गांव से हमेशा के लिए कट लेना चाहता हूँ, ताकि वहाँ किसी को भी इस बात की जरा भनक न लगे कि यहाँ मेरे साथ आखिर क्या सीन हुआ था। जब मैं जमकर मेहनत करके कॉलेज में घुस जाऊंगा तो मुझे वहीं पर एकदम मस्त सी नौकरी मिल जाएगी और लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी भाई। फिर मैंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और चुपके से बोला, तब तक मैं अपने लिए बैपिंग में एक कतई जहर सुंदर सीबीवी भी ढूंढ ही लूंगा भाई। मेरे पेरेंट्स ने मेरी पहले की सारी ज्ञान वाली बातों को पूरी तरह से इग्नोर मारा, लेकिन वो मेरी आखिरी वाली लाइन उनके कानों में एकदम लाउड स्पीकर की तरह जोर से बज गई थी भाई। उन्होंने तुरंत हामी भरते हुए सिर हिलाया और मेरे बाप को भी मना लिया।
लेकिन यार सोंग जिवेई के कान किसी चालाक लोमड़ी की तरह एकदम तेज और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले तेज थे। उसने मेरी वो फुसफुसाहट वाली बात हल्की सी सुन ली थी। उसकी ठंडी आंखों में फुल मजाक था। अच्छा तो आखिर में ये हरामी अभी भी मेरे परिवार के उसी भौकाल के पीछे, पैसे के पीछे ही पड़ा है अंकल आंटी। मैं अभी तुरंत मिलिट्री बेस वापस जाकर अपने पिता को कॉल करती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर वाला लेटर बनाकर मुझे आज ही दे दें। कल जैसे ही वो लेटर एकदम रेडी हो जाएंगे मैं आकर इन्हें सीधा बैपिंग लेकर निकल जाऊंगी ताकि तुम्हारा ये सारा का सारा काम बन जाए पक्का। इतना बोलकर सोंग जिवेई बिना कोई और फालतू बात किए तुरंत वहां से कल्टी मार गई। अगले दिन एक कड़क मिलिट्री वाली हरी जीप आकर हमारे पास रुक गई। गांव के मेन गेट पर रुकी। उसे देखते ही मैंने और मेरे छोटे भाई ने अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और एकदम हवा की तेजी से भागकर वहां जल्दी पहुंच गए हम। रास्ते में हमारा आमना सामना सोंग जिवेई से हो गया जो फू परिवार के घर की तरफ जा रही थी। फू शिन ने बड़ी खुशी से उसे बोला, हेलो सोंग दीदी जी। फू परिवार के माँ बाप को इज्जत से नमस्ते करने के बाद सोंग जिवेई की खतरनाक वाली नजरें मेरे ऊपर से एकदम फिसलती हुई सीधे जाकर मेरे छोटे भाई पर टिक गई। जैसे मैं वहां कोई भूत हूँ सच में। उसने बोला हेलो। मैंने भी अपना सारा एटीट्यूड साइड में रखकर उसे एकदम खुले दिल से बोला, हेलो कॉमरेड सॉन्ग। हेलो कॉमरेड सॉन्ग। भाई मुझे तो पक्का यकीन था कि मेरी तो फजीहत ही होनी है। उसने बस हल्का सा अपना सिर हिलाया और बिना कोई फालतू बात किए मेरा इंट्रोडक्शन लेटर सीधा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ गया और बोला, सोंग दीदी बात क्या है? दीदी मेरा वाला इंट्रोडक्शन लेटर कहाँ है? ये सुनकर सोंग जिवेई ने एकदम शांत और बहुत ही कड़क आवाज में रिप्लाई देते हुए उसे बहुत प्यार से कहा कि वो लेटर मेरे पास ही है, तू टेंशन मत ले, मैं उसे तेरे लिए एकदम सेफ और हिफाजत से अपने पास ही संभाल कर रखूंगी, तू चिल मार एकदम। ये साफ था कि सोंग जिवेई मुझसे खौफ खा रही थी और उसने मुझसे पूरी दूरी बना रखी थी। भाई उस बंदी की हवा टाइट थी कि मैं अपने छोटे नल्ले भाई का इंट्रोडक्शन लेटर फाड़ दूंगा, क्योंकि पुराने वाले बंदे का दिमाग हमेशा खराब रहता था और वो पक्का बिना सोचे समझे ऐसा ही घटिया काम करता। वो असल में ऐसा रायता फैला सकता था। फू शिन ने अपना सिर नीचे किया और उसका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो रहा था। बोला, शुक्रिया सोंग दीदी, आपने तो एकदम मेरी पूरी मौज कर दी आज। भाई उस नल्ले को समझ आ गया था कि सोंग दीदी उसे बचा रही है और उसके लिए स्टैंड ले रही है। भाई बंदी तो एकदम ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। गेम सेट था। ये सब सोचकर वो 1.5 शाना फुल स्वैग में मुझे पीछे मुड़कर एकदम घमंडी लुक दे रहा था। साला मन ही मन सोच रहा था उसने मुझे नीचा दिखा दिया, दम है। मैंने सीधा सामने देखा और उसे इग्नोर मार दिया। मैं बस अपनी लाइफ और बीपिंग जाने का सॉलिड प्लान सेट कर रहा था। मुझे इन फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना था यार। सोंग परिवार को पक्का मालूम था कि पुराने वाले बंदे ने क्या क्या भसड़ मचा रखी थी। उसकी सारी नीच हरकतों का उन्हें अच्छे से पता था यार। उन लोगों के सामने मेरी इज्जत का पहले ही कबाड़ा हो चुका था, इसलिए मुझे एक ऐसी धांसू जॉब ढूंढनी थी जहां रहने और खाने दोनों का मस्त जुगाड़ एकदम सेट हो। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई और बाकी खर्चे निकालने के लिए पैसे छाप सकता था और फिर कॉलेज शुरू होते ही मैं बिना किसी झंझट के सीधा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। भाई मुझे बस किसी भी तरह कॉलेज में एंट्री मारनी थी, उसके बाद बाकी सब अपने आप एकदम कड़क तरीके से सेट हो जाता, कोई पंगा नहीं होता। टेंशन मत लो, एक बार मैं बीपिंग पहुंच जाऊं फिर 3 महीने के अंदर अपने लिए एक अप्सरा जैसी बंदी ढूंढ लूंगा और घर बसा लूंगा एकदम पक्का। मैंने अपने मम्मी पापा को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलने का फैसला किया ताकि वो लोग फालतू में अपनी हवा टाइट ना करें, वरना मैं उनको सीधा सच बता देता। एकदम क्लियर यार। मेरे कॉलेज में एंट्री मारने के बाद पीछे बैठी वो दोनों माँ और बेटा मेरे बारे में फालतू की बातें कर रहे थे कि वो मेरे लिए कैसी बंदी ढूंढेंगे। पत्नी खोजने वाली बात सुनकर सोंग जिवेई की एकदम ठंडी आंखों में भरपूर सार्काज्म और बेरुखी साफ दिख रही थी, जैसे उसे मेरी बातों से एकदम घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 3 महीने के अंदर एक एकदम कड़क बंदी ढूंढकर किसी अमीर और ताकतवर खानदान में शादी कर लेना, साले मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते रहो। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यहाँ सब एकदम बकवास है। जब हम गांव में जीप के पास पहुंचे तो मेरे मम्मी पापा रोते हुए एकदम लाल आंखों से हमें ज्ञान पेल रहे थे, जैसे हम किसी खतरनाक जंग में जा रहे हों। फुल इमोशनल सीन था। मेरा नल्ला भाई तो छुट्टियों में आराम से घर वापस आ सकता था, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वॉट लगनी थी। मेरे कार में बैठने से ठीक पहले मेरी माँ ने घर के बचे हुए आखिरी को चंडे जबरदस्ती मेरे हाथों में थमा दिए, जैसे वही मेरे सर्वाइवल का इकलौता जुगाड़ हो। एकदम सही। सोंग जिवेई एकदम बॉस की तरह ड्राइवर सीट पर बैठी थी और रियर व्यू मिरर से बिना किसी इमोशन के ये पूरा नौटंकी वाला तमाशा शांति से देख रही थी। उसे इस फालतू ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सॉलिड एटीट्यूड था। मैंने उन अंडों को अपने नीले रंग के शोल्डर बैग में अच्छे से रख लिया और एकदम सीधे होकर बैठ गया ताकि कोई और नया फालतू बवाल ना हो जाए यार। मेरी नजरें शीशे में दिख रही उन एकदम ठंडी और कातिलाना काली आंखों से टकराई, पर मैंने उसके उस खौफनाक लुक को पूरी तरह इग्नोर मार दिया और धूप से बचने के लिए अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लिया ताकि मैं शांति से पीछे लेटकर अपनी नींद पूरी कर सकूं। मुझे किसी भी फालतू के लफड़े का हिस्सा नहीं बनना था। चिल था। हमारी जीप उस धूल भरी कच्ची सड़क पर एकदम आराम से झटके खाते हुए अपनी स्पीड में मजे से आगे बढ़ रही थी। भाई जब हम शहर के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के पास पहुंचे तो सोंग जिवेई ने अपनी गाड़ी वहां रोकी और सीधा फुल स्वैग में अंदर चली गई कुछ धांसू लेने के लिए। यार जब वो बंदी वापस लौट आई तो उसके हाथ में एकदम पुराने स्टाइल वाले क्रीम केक का एक डिब्बा था और उसने बिना किसी नखरे के वो केक सीधा पीछे वाली सीट पर बैठे उस नल्ले फूशन को पकड़ा दिया। यही वो स्पेशल क्रीम वाला केक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अपनी चिट्ठियों में बताया था। अब ज्यादा सोच मत, इसे चुपचाप खा ले और अपनी मौज कर, फालतू का कोई ड्रामा मत करना यार। ये देखकर फू शिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो एकदम चहकते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया सोंग दीदी, आपने तो मेरा पूरा दिन ही एकदम मस्त बना दिया है। उस नल्ले ने जिंदगी में कभी केक नहीं खाया था। फिर उसने मेरी तरफ देखा जो ठीक उसके बगल में बैठा था।
सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी जल रही है। ये साला सुअर की तरह पूरा दिन बस सोता रहता है और दिमाग में यही कचरा पाल कर बैठा है कि उसने जानबूझकर मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। एकदम लुक्खा इंसान है। इसका तो कोई काम धंधा ही नहीं है, बस फ्री की रोटियां तोड़ता है। डम है। शुक्रिया सोंग दीदी, ये क्रीम वाला केक तो सच में कतई जहर और एकदम रापचिक है भाई, मजा आ गया। सोंग जीवेई ने पलटकर एक भी शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप अपने रियर व्यू मिरर से सब देख रही थी। उसने देखा कि मेरा चवन्नी छाप भाई उस केक को ऐसे संभाल रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो या उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। फट्टू था। जब गाड़ी एक बहुत ही खराब और उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क से गुजरी तो झटके की वजह से मेरे चेहरे पर रखा वो कपड़ा नीचे गिर गया। मैंने अपनी आंखें खोली और उस गिरे हुए कपड़े को फर्श से उठाने के लिए नीचे झुका ताकि सो सकूं। ये देखते ही उस नल्ले भाई की हवा टाइट हो गई। उसने डर के मारे तुरंत केक हवा में उठा लिया और बोला, ये लो भाई, तुम खा लो, बस प्लीज मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालना। मेरी तो फट गई। सोंग जीवेई ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका लुक एकदम खतरनाक और जानलेवा हो गया था। उसी पल जीप के अंदर का पूरा माहौल इतना भयानक और सन्नाटे वाला हो गया कि किसी की भी फटकर हाथ में आ जाए। अगर मैंने इस नॉवेल के अंदर अपनी सॉलिड एंट्री नहीं मारी होती तो मुझे कभी घंटे भर का भी शक नहीं होता कि मेरा वो छोटा भाई सच में कोई एकदम भोला भाला और मासूम सा प्यारा बच्चा है। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एकदम सही बात है। असल में तो वो एक नंबर का शातिर खिलाड़ी और गेम बजाने वाला बंदा था। पुराने वाले बंदे का उससे कोई पंगा लेने का इरादा नहीं था। फिर भी वो साला हमेशा सबके सामने ऐसा तगड़ा नाटक करता था जैसे उसी की वाट लग रही हो और वो बहुत बड़ा विक्टिम हो। एकदम चालू इंसान था वो नल्ला। दूसरी तरफ उस पुराने वाले बंदे का दिमाग हमेशा गर्म रहता था और वो एकदम सीधा था जो अपनी बात कभी ढंग से समझा ही नहीं पाता था। इसलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए वो सिर्फ अपनी ताकत और भौकाल का इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई को डरा धमकाकर एकदम शांत करा देता था पक्का। वक्त के साथ वहाँ के सारे लोगों को पक्का यकीन हो गया कि वो पुराना वाला बंदा बिना मतलब अपने छोटे भाई की बैंड बजाता रहता था और उसे परेशान करता था। ये सब कचरा सोचकर मैंने एकदम भारी कंफ्यूजन में अपनी पलकें झपकाई क्योंकि मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था यार। सच मेरे प्यारे छोटे भाई कामरेड सोंग तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आई है तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है ना कि वो तुम्हारे लिए ही ये सब खरीदेगी। इसमें मेरा क्या नुकसान है? मैं भला इस छोटी सी बात पर अपना फ्यूज क्यों उड़ाऊंगा और गुस्सा क्यों होऊंगा? एकदम डम्ब बात कर रहा है। ये सुनते ही मेरे उस 1.5 शाने छोटे भाई की पलकें एकदम झटके से फड़कने लगी क्योंकि उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से और बिना किसी बवाल के एकदम चिल होकर रिएक्ट करूंगा। उसका तो पूरा प्लान ही एकदम चौपट हो गया और हवा टाइट हो गई। अरे भाई, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो अभी इसका सिर्फ आधा ही हिस्सा खाया है। तुम चाहो तो बाकी का बचा हुआ आधा केक आराम से खा सकते हो, इसमें कोई लोचा नहीं है सच में। मैंने एकदम हल्के से स्माइल पास की और बोला, कामरेड सोंग ने अपना कीमती टाइम निकालकर इसे खास तुम्हारे लिए ही खरीदा है। यार तुम उसके इस प्यार और मेहरबानी को ऐसे कचरे में कैसे जाने दे सकते हो? ये तो एकदम नूब वाली बात होगी। और वैसे भी मुझे ये मीठा क्रीम वाला केक एकदम पसंद नहीं है, तुम ही इसे खाओ। ये सब बोलते हुए मैं फर्श से अपना वो गिरा हुआ कपड़ा उठाने के लिए दोबारा नीचे झुका। उसने धीरे से अपना वो हाथ वापस खींच लिया जिसमें उसने क्रीम केक पकड़ा हुआ था और मन ही मन सोचने लगा कि जब से फू सिचिंग ने नदी में छलांग लगाई है तब से साला उसका पूरा एटीट्यूड ही बदल गया है, एकदम अलग हो गया। कुछ ही देर में हमारी जीप फुल स्पीड में सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और वहां पहले से ही 2 आर्मी वाले फुल स्वैग में हमारा इंतजार कर रहे थे भाई। जैसे ही उन दोनों ने मुझे फुल स्टाइल में जीप से बाहर निकलते हुए देखा तो उनकी आंखें एकदम चमक उठी और वो बोले, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि कमांडर सोंग इस खास मिशन के लिए इतनी दूर बीपिंग से चलकर यहाँ आई हैं। एकदम बवाल और कड़क बंदी है वो। तो भाई तो वो इस ब्लाइंड डेट का अपना सॉलिड फायदा उठा रही थी, एकदम स्मार्ट। जीप से नीचे उतरते ही मेरी नजर सीधा सामने खड़े एक फौजी भाई पर गई। मैंने एकदम शरीफों वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बड़ी इज्जत के साथ कहा, हेलो ऑफिसर, कैसे हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ वॉशरूम किस तरफ है? मेरी आवाज इतनी ज्यादा सॉफ्ट और मीठी थी कि उसे सुनकर शू कियान के कानों में अजीब सी खुजली होने लगी और उसका पूरा फोकस मेरी बातों पर था। वो खुद को अपने कान खुजाने से रोक ही नहीं पाई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कमांडर सोंग और उनके होने वाले जीजा जी की मुलाकात तो बस एक दिन पहले ही हुई है, तो ये क्या है? इन दोनों को एक साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए ये एकदम परफेक्ट चांस था। इसलिए शू कियान ने मुझे वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकने का इशारा कर दिया और बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो तुरंत भागकर जीप की दूसरी तरफ चली गई और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ जाकर बोली, कमांडर सोंग सुनिए, आपके होने वाले जीजा जी को अभी वॉशरूम यूज करना है तो उन्हें शायद रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा, आप उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? ये सुनते ही सोंग जीवेई का मूड एकदम से खराब हो गया और उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, तू ये जीजा जी किसको बोल रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे किस आदमी ने ये परमिशन दे दी कि तू उसे ऐसे बुलाए? ये कड़क वार्निंग सुनते ही शू कियान की सारी हंसी एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे की पूरी हवा टाइट हो गई। वो एकदम डर गई। तभी उसकी नजर पड़ी कि जीप के अंदर अभी भी एक और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लुक वाला बंदा चुपचाप बैठा हुआ है। ये देखकर उसका फ्यूज उड़ गया और उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ा लोचा कर दिया है और गलत बंदे को ही जीजा समझ लिया। उसने घबराते हुए कहा, मुझे सच में माफ कर दीजिए कमांडर, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मुझे बस ऐसा लगा कि जो लड़का अभी अभी जीप से बाहर निकला है वही आपके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला असली बंदा है, मेरी भूल। सोंग जीवेई ने उसे एकदम हार्ड तरीके से वार्निंग देते हुए कहा, अपनी मिलिट्री डिसिप्लिन को कायदे से मेंटेन करके रखो और आगे से किसी भी मेल कॉमरेड को इस तरह फालतू नामों से बिल्कुल मत बुलाना, समझी? चुपचाप कॉमरेड फुशियान को वॉशरूम तक लेकर जाओ। ये सॉलिड ऑर्डर सुनते ही शू कियान की हालत खराब हो गई
और वो तुरंत एकदम सीधे अटेंशन पोजीशन में खड़ी होकर जोर से चिल्लाई, यस कमांडर, मैं अभी उन्हें लेकर वहां जाती हूँ। इसके बाद वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर बहुत ही अजीब तरीके से मेरे पास वापस लौट आई और थोड़ी झिझकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए कॉमरेड फूशियान, मैंने आपको गलत समझ लिया था। चलिए मैं आपको बिना कोई और तमाशा बनाए सीधा टॉयलेट की तरफ लेकर चलती हूँ। चलिए। मैंने एकदम चिल मारते हुए अपना हाथ हिलाकर उसे रिलैक्स होने को कहा। सच बताऊं तो मुझे वॉशरूम जाना ही नहीं था, मैं तो बस उन लोगों के सामने अपना भौकाल सेट करके ये जताना चाहता था कि असली ओजी और उनका होने वाला असली जीजा जी आखिर कौन है, समझ गए। उसी वक्त सोंग जीवेई ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए तुम अब सीधा ट्रेन के अंदर ही जाकर वॉशरूम यूज करना। तभी मेरे छोटे भाई ने बहुत ही जल्दी में कहा, सिस्टर सोंग, मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ। सच बात तो ये थी कि उसके दाएं पैर की चोट को ठीक हुए बहुत लंबा टाइम बीत चुका था और वो फिट था। उसके पैर पर अब बस वो एक निशान ही बाकी रह गया था। वैसे भी अगर वो अभी ये बात छुपाता तो भी डॉक्टर और बाइपिंग को सब पता चल ही तो जाता ना। मैं जियाओ काई को तुम्हारे साथ मदद के लिए भेज देती हूँ। बस इतना बोलते ही सोंग जीवेई तुरंत वहां से मुड़ी और अपना एक जरूरी फोन कॉल मिलाने लगी। यह सुनते ही मेरे छोटे भाई के चेहरे की सारी खुशी पल भर में उड़ गई। उस बेवकूफ ने सोचा था कि सोंग जीवेई उसके साथ जाएगी, लेकिन अब उसका पूरा बटाधार हो गया था और उसे अकेले ही जाना पड़ा। जब मैं वॉशरूम का नाटक करके बाहर आया तो मेरी नजर सामने पड़ी। मैंने देखा कि वो फूशियान बहुत ही धीरे धीरे और मजे से चलकर वापस आ रहा है और उसके बगल में एक दूसरा फौजी बंदा भी साथ में चल रहा है। शू कियान ने भी ये पूरा तमाशा नोटिस कर लिया था। उसने देखा कि कमांडर सोंग के ब्लाइंड डेट वाले इस लड़के को अभी भी चलने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी कमांडर सोंग ने इस लंगड़े के साथ जाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। उसे समझ आ गया कि अभी किसी को भी जीजाजी बुलाना एकदम बेवकूफी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच अभी तक कोई भी बात पक्की नहीं हुई है। तभी अचानक दूर से ट्रेन के इंजन की बहुत तेज आवाज गूंजने लगी, जिसको सुनते ही स्टेशन पर खड़े सारे लोग पागलों की तरह प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से भागने लग गए थे। भाई, उसी भारी भीड़ के बीच कंधे पर टोकरियों का बड़ा सा डंडा उठाए हुए एक बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में मेरे एकदम बगल से तेजी से गुजर गया था भाई। लेकिन जैसे ही वो आदमी अचानक मुड़ा, अनाज से भरी हुई उसकी वो भारी भरकम टोकरी सीधा आकर मेरी पीठ पर बहुत ही जोर से टकरा गई और वाट लग गई थी। उस अचानक लगे दगड़े धक्के से मैं सीधा आगे की तरफ गिरा और खुद को बचाने के चक्कर में मैंने अपने एकदम सामने खड़े मिलिट्री वाले हरे कपड़े पहने हुए उस इंसान को कसकर पकड़ लिया था। उस वक्त सोंग जीवेई पूरे स्टेशन की भीड़ में हम दोनों भाइयों को ढूंढने में लगी हुई थी और उसकी नजरें चारों तरफ तेजी से दौड़ रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई बहुत ही भारी चीज उसकी पीठ से आकर जोर से टकराई है और अगले ही पल दो अजनबी हाथों ने उसकी कमर को पीछे से बहुत ही मजबूती से जकड़ लिया था। उसने तुरंत झटके से पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहां खड़ा था और डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मेरा चेहरा उसकी पीठ के एकदम पास पूरी तरह से चिपका हुआ था। तभी कपड़े धोने वाले साबुन की एकदम फ्रेश महक उसकी नाक में गई। ये सब देखकर सोंग जीवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडी आवाज में गुर्राते हुए कहा, मुझे छोड़ दे। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस खचाखच भरे स्टेशन पर तूने सरेआम एक औरत पर ऐसे हाथ डाला? तू एक नंबर का नीच और एकदम सड़क छाप लुक्खा इंसान है, समझा? मुझे सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की सोंग जीवेई निकलेगी। मैं शर्मिंदगी से पूरा लाल हो गया और तुरंत पीछे हटकर खुद को अच्छे से संभालने लग गया। लेकिन सोंग जीवेई का शरीर गुस्से से एकदम अकड़ गया था और उसने बिना ये सोचे कि मैं ठीक से खड़ा भी हूँ या नहीं, सीधे पीछे की तरफ एक कदम बढ़ाया और बहुत ही बेरहमी से मुझे धक्का देकर अपने से एकदम दूर फेंक दिया था। भाई, अपनी औकात में रहे और अपने दिमाग में ये जो भी घटिया और फालतू के ख्याल तूने पाल रखे हैं उन्हें तुरंत निकाल दे। उसके उस जोरदार धक्के से मैं सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरा। झू जिन ने जल्दी से आगे आकर मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां से भागते हुए एक बच्चे ने उसे भी टक्कर मार दी। अपनी ऐसी फजीहत देखकर मैंने बेबसी से आ भरी थी। मैंने नीचे पड़े पड़े ही कहा, मुझे माफ कर दीजिए कॉमरेड सोंग, कसम से मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरी ये बकवास सुनकर सोंग जीवेई का चेहरा गुस्से से और काला पड़ गया। तूने ये जानबूझकर नहीं किया। दिन दहाड़े सरेआम स्टेशन पर तूने बेशर्मों की तरह खुद को एक अनजान औरत के ऊपर फेंक दिया और उसके बाद भी सफाई दे रहा है। तो सच में एक नंबर का ढीठ बेशर्म लड़का है। आज के बाद से ये बात अपने पल्ले बांध ले कि किसी भी फीमेल फौजी से हमेशा एक कायदे की दूरी बनाकर रखनी है, और अगर तूने गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश की तो किसी को बोलकर तुझे सीधा वापस कांतांग गांव धक्के मारकर भिजवा दूंगी। सोंग जीवेई के उस ठंडे और पत्थर जैसे चेहरे पर मेरे लिए रत्ती भर भी कोई दया भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये पुरानी बात बीच में नहीं आती कि एक बार मेरे पिताजी ने किसी तरह जान पर खेलकर उसके पिताजी की जान बचाई थी, तो वो बिना एक पल सोचे अभी के अभी मुझे गिरफ्तार करवा देती और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के हवाले कर देती, ताकि वहां जेल जाकर मेरा सारा भूत उतर जाए और मेरे दिमाग का बहुत ही अच्छे से इलाज हो सके। ठीक उसी वक्त जब मेरा छोटा भाई वहां लौटकर वापस आया तो उसने हम दोनों को स्टेशन पर सरेआम झगड़ते हुए देख लिया। वो तुरंत आगे आया और बोला, सिस्टर सोंग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इतना गुस्सा मत होइए। मेरे भाई ने पक्का ऐसी अजीब हरकत सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वो आप पर पूरा लट्टू हो गया है। प्लीज इसे एक बार माफ कर दीजिए। फिर वो नाटक करते हुए अपने घायल दाएं पैर को घसीटकर मेरे पास आया और नीचे बैठकर बोला, बड़े भाई, मैं अब सिस्टर सोंग के साथ उस ब्लाइंड डेट पर किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। आप प्लीज इस तरह सरेआम अपनी इज्जत का कचरा मत करवाइए। मैं अपनी जगह खुशी खुशी आपको देने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप और सिस्टर सोंग एक साथ रह सकें और अपनी पूरी लाइफ सेट कर लें। भाई, भले ही सोंग जीवेई मुझे इतनी बेरहमी से और बुरी तरह सुना रही थी,
लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज काफी धीमी रखी थी बिना तमाशा किए, और स्टेशन की उस भयंकर भीड़ और शोर के कारण आसपास खड़े किसी भी इंसान को पल्ले नहीं पड़ रहा था कि असल में वहाँ क्या रायता फैला है कि बड़े भाई का दिल अपने ही छोटे भाई की बंदी पर आ गया था और वो उसे मजबूर करके खुद से शादी रचाने के लिए ऐसी एकदम घटिया और फालतू चाल चल रहा था। सच में क्या तमाशा। मैंने चुपचाप अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी जिससे मेरी आंखें लाल हो गईं। अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे मेरा दिल बुरी तरह टूट गया हो। मेरे छोटे भाई, तुम तो मेरे अपने ही खून हो यार, और अभी कुछ देर पहले तुम वहां पे मौजूद भी नहीं थे। फिर भला तुम मुझे इस तरह से कैसे गलत समझ सकते हो? मैं तो बस मुझे बस एक बूढ़े आदमी की भारी टोकरी से अचानक टक्कर लगी थी जिसकी वजह से मैं सीधा आगे की तरफ लड़खड़ा कर गिर गया। मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो कॉमरेड सोंग है यार। मैंने सिर्फ किसी को मिलिट्री वाली कड़क यूनिफॉर्म पहने हुए देखा था, एक फौजी पर आम नागरिक का जो पक्का भरोसा होता है, बस उसी विश्वास के चलते भाई मैंने बिना सोचे समझे खुद को बचाने के लिए कॉमरेड सोंग को पकड़ लिया था, क्योंकि मैं गिरकर अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहता था। बस इतनी सी ही बात थी। कॉमरेड जू, जिन मेरी इस बात की पक्की वाली गवाही दे सकती हैं, ये सब बोलते हुए मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे और मैं एकदम लाचार दिखने लगा। जू सस्को जिन आखिर में एकदम तेजी से भागते हुए वहां पर आई और जोर से बोली, कमांडर सोंग, आपने सच में कॉमरेड फुजियान को पूरी तरह से गलत समझ लिया है, इसमें इनका कोई लोचा नहीं है यार। बिल्कुल, उसने सच में ये सब जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर उसने अभी अभी हुए उस पूरे बड़े स्यापे के बारे में एकदम तफसील से सब कुछ एक एक करके अच्छे से सबको समझाया था। हालांकि जू जिन को उस झटके पर अच्छे से रिएक्ट करने का कोई भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वहां रोक लिया। वो आदमी काफी ज्यादा शर्मिंदा और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, मेरे नौजवान दोस्त, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये कबाड़ा हुआ। मेरे बच्चे ने अभी मुझे पीछे से आवाज लगाई थी, तो जैसे ही मैं उसे देखने के लिए पीछे की तरफ घूमा, मेरे कंधे पर रखी वो भारी टोकरी इस जवान कॉमरेड को जोर से लग गई। मेरे छोटे भाई को इतने बड़े बवाल या बाजी पलटने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो तुरंत एकदम डरा हुआ और गिल्टी सा दिखने लगा। मैंने तुम्हें एकदम गलत समझ लिया था मेरे प्यारे छोटे भाई, मुझे इसके लिए माफ कर दो यार। हालांकि मैं ही वो अकेला इंसान था जिसे शुरू में कॉमरेड सोंग के साथ उस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए सेट किया गया था ताकि हमारा गेम बन सके। जब माता पिता ने जिद की कि वो मुझसे ही शादी करे, तो मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो फिर तुम मुझे बार बार गलत क्यों समझ रहे हो? हमारे आसपास के लोगों की राय और पूरा माहौल एकदम से पलट गया। मेरे छोटे भाई का चेहरा बुरी तरह उतर गया था। उसने तुरंत ही एक बहुत बेचारा सा मुंह बना लिया और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ से खुद को ही एक जोरदार थप्पड़ मार लिया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, ये सब पूरी तरह मेरी ही गलती है, मुझे मारो, मुझे आपको इस तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहिए था। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, कोई बात नहीं यार, चिल मार। अब जब सब कुछ शीशे की तरह एकदम साफ हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझे फिर से गलत नहीं समझोगे, ठीक है ना? फूजियान शौक में सुन्न पड़ गया और उसकी हवा टाइट हो गई। उसकी आंखों में तेजी से नफरत और गुस्से की एक साफ झलक दिखाई दी, लेकिन फिर उसने तुरंत एक बहुत आज्ञाकारी सा भोला चेहरा बना लिया और कहा, मैं नहीं समझूंगा। सोंग जिवेई अपना जबड़ा भींचे हुए और एकदम गुस्से में वहां चलकर आई और बोली, ये सच में पूरी तरह मेरी ही गलती थी कॉमरेड फुजियान, मैं इसके लिए आपसे एक एकदम फॉर्मल और सही तरीके वाली माफी मांगूंगी ताकि कोई कसर ना रहे। चलो सबसे पहले ट्रेन में चढ़ते हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान ले आया, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों के भारी दबाव वाला ये तगड़ा पैंतरा सच में बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ तक कि इतनी घमंडी औरत ने भी सबके सामने अपनी गलती मान ली थी। मैंने अपनी जगह से उठते हुए बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। हम सीधा ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। जू जिनने उसी सुबह ट्रेन के टिकट खरीदे थे, लेकिन क्योंकि उसने टिकट खरीदने में काफी देर कर दी थी, इसलिए वहाँ सोने के लिए कोई भी स्लीपर वाला टिकट नहीं बचा था और हमारी वाट लग गई। उसे एक साथ वाली सिर्फ 4 सॉफ्ट सीटें ही मिल पाई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने वो उबले अंडे बाहर निकाले जो माता पिता ने मेरे लिए प्यार से पैक किए थे। मौसम काफी गर्म था, इसलिए वो अंडे ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं थे। मेरे पास पूरे 4 अंडे थे, इसलिए मैंने उन चारों में से हर एक को एक अंडा दे दिया। हालांकि सोंग जिवेई ने मुझे धक्का देकर दूर किया था और बहुत बुरी तरह डांटा था, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया और मैं बहुत परेशान भी हुआ था। लेकिन 1980 के उस पुराने और संकीर्ण सोच वाले माहौल में किसी भी औरत का इस तरह से इतना कड़क और भयंकर रिएक्शन देना एकदम सही और पूरी तरह समझने लायक बात थी। बड़ी ही शांति के साथ उन सबको अंडे बांटने के बाद मैं खिड़की के पास अपनी सीट पर आराम से बैठ गया और चुपचाप मजे में अपना लंच खाने लगा ताकि पेट भर सके। सोंग जिवेई ने उस अंडे को देखा जो मैंने उसे खाने के लिए दिया था। उसकी एकदम ठंडी आंखों में मेरे लिए शक और अविश्वास साफ झलक रहा था। एक लालची इंसान की तरह सारे अंडे खुद अकेले खाने के बजाय मैंने उन सभी अंडों को सबके साथ प्यार से बांटने का फैसला किया था, जो सच में बहुत ही चौंकाने वाला था। ये सच में एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे इस तरह के एकदम अजीब और सुलझे हुए बर्ताव ने उसे सिर्फ इस बात का और भी ज्यादा पक्का यकीन दिला दिया था कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा लोचा जरूर है, कि मैं अपने दिमाग में कोई और भी ज्यादा खतरनाक चाल या स्कीम छिपा रहा हूँ। पिछली रात वो जानबूझकर गांव के मुखिया के घर गई थी ताकि वो मेरा पूरा बैकग्राउंड और पुरानी कुंडली एकदम अच्छे से चेक कर सके। उसे मेरे बारे में जो कुछ भी नया पता चला था वो सब एकदम 100% सच था। ये बंदा अब इतना ज्यादा शरीफ और तमीजदार बनने की नौटंकी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि समाज में अपनी हैसियत को बढ़ा सके।
बैपिंग पहुंचकर अपना जलवा दिखाने के लिए फिर भी जो सही था वो सही था और जो गलत था वो गलत था, अपना खुद का उबला अंडा मेरे छोटे भाई को देने के बाद उसने अपनी वो नीले रंग की काम वाली खास डायरी खोली जिसे वो हमेशा अपने साथ एकदम संभाल कर रखती थी। फिर उसने तुरंत एक बॉल पॉइंट पेन बाहर निकाला और बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसके अंदर कुछ लिखने लगी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि सोंग जिवेई वहां पर सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने मुझे लिखावट से भरा हुआ एक पूरा पन्ना थमा दिया और एकदम सीरियस होकर बोली, कॉमरेड फूसिया, ये मेरा लिखित माफीनामा है, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए, अगर इसमें कुछ भी छूट गया हो तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। मैंने बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखा। कॉमरेड सोंग, आप पहले ही मुझसे माफी मांग चुकी हैं, आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सोंग जिवेई के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम पत्थर जैसा सख्त बना रहा। उसने उस लिखित माफीनामे को वापस मेरी तरफ खिसका दिया और एकदम कड़क आवाज में बोली, माफी मांगना एक अलग बात है, लेकिन जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे उस पर ठीक से विचार भी करना चाहिए। मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने मेरा दिमाग दही कर दिया था। हाथ धोने की वजह से मेरे हाथ अभी भी थोड़े गीले थे, जिसकी वजह से उस कागज के एकदम साफ सुथरे पन्ने पर तुरंत ही मेरे गीले अंगूठे का एक बहुत ही बड़ा सा निशान छप गया, जिसे देखकर सोंग जिवेई ने झिड़कते हुए अपनी दोनों आंखें छोटी कर ली और वो एकदम कड़क आवाज में मुझसे बोली, मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया है कि तुमने वो सारी चिट्ठियां ले ली हैं जो मैंने उसे लिखी थी, प्लीज उन्हें मुझे अभी के अभी वापस कर दो। उसे इस सब के बारे में अभी अभी ही पता चला था। मेरे छोटे भाई की खुद मुझसे ये बात पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपनी फजीयत से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ ये बात सोंग के सामने रखी थी। लेकिन सच बताऊं तो भाई, वो सारी की सारी चिट्ठियां बहुत पहले ही आग में जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी यार। उस ओरिजिनल वाले होस्ट ने नहाने की जगह पर ही उन सबका पूरी तरह सत्यानाश कर दिया था। फूसिया उस पूरे समय बस ठीक उसके बगल में खड़ा होकर मजे से ये पूरा का पूरा तमाशा देख रहा था। कोई भी समझ वाला इंसान आसानी से बता सकता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बंदा खुलेआम अपनी दादागिरी दिखाकर सामने वाले पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। उस नल्ले ने मेरे बाथरूम जाने का बहुत चालाकी से वेट किया ताकि वो मेरे उस भौकाल को पूरी तरह मिट्टी में मिला सके, जो मैंने अभी अपना वो पूरा सॉलिड और तगड़ा कड़क स्वैग वहां बनाया था, सही में कामरेड जो जिनके सामने बनाया था। लेकिन मैंने भी अपने दिमाग में बिल्कुल पक्का सेट कर लिया था कि मुझे इस पुराने वाले बंदे से जुड़े हर एक इंसान से सारे रिश्ते तोड़ने हैं। पक्का कोई झंझट नहीं, पुराने वाले इंसान से जुड़े सभी लोगों से अपना हर नाता तोड़ना है, क्योंकि पुराने जमाने के उस रूढ़िवादी और काफी बंद समाज में ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था और समाज बहुत पीछे था। सच 80 के दशक में ये बात कि पुराने वाले बंदे ने किसी और की अप्सरा जैसी बंदी को छीनने के चक्कर में लगभग किसी की जान ही ले ली थी। पक्का ये कांड जिंदगी भर उस नल्ले का पीछा करने वाला था और सोंग जिवेई के साथ साथ वो पूरा का पूरा सोंग परिवार भी पहले से ही मेरी उस हिट लिस्ट में शामिल हो चुका था, जिनसे मुझे अपने सारे रिश्ते पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर फेंकने थे। इसलिए मैंने बिना किसी डर के फुल भौकाल में सबके सामने खुल्लम खुल्ला अपनी ये पूरी बात बिना झिझक के कबूल ली। मुझे माफ करना कामरेड सोंग, मैंने वो सारे फालतू लेटर पहले ही जलाकर बिल्कुल राख कर दिए हैं और मेरे उस छोटे भाई को भी ये सब अच्छे से पता है। जू जिन ने मेरी तरफ बहुत सस्पेंस और हैरानी वाली नजरों से देखा, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक बहुत ही सच्ची स्माइल पास की और मैंने भी उसे वापस देखकर मस्त स्माइल दे दी। जब तक हमारी वो ट्रेन फुल स्पीड में बीपिंग पहुंची तब तक शाम के 7:30 बज चुके थे और वहाँ मिलिट्री वाले इलाके के अंदर सोंग परिवार के उस शानदार घर में एक अलग ही सीन चल रहा था, जो कि बहुत बवाल। एक कार की तेज हेडलाइट्स की रोशनी सीधा दूसरी मंजिल की उस रंगीन कांच वाली खिड़की पर पड़ी और सोंग जियांगुओ, जो वहां सोफे पर बैठकर बड़ी शांति से अपना अखबार पढ़ रहा था, पक्का उसे तुरंत ही इस बात का पता चल गया कि सोंग जिवेई उन दोनों फूल लड़कों को वहां ले आई है और वहीं उस सोफे के दूसरे वाले कोने पर एक और इंसान फुल स्वैग में अपना रुतबा जमाकर बैठा हुआ था। सफेद बालों वाली वो पुरानी और तगड़ी क्रांतिकारी दादी सोंग बैठी हुई थी। उसने अपने पढ़ने वाले चश्मे को नीचे उतारा और बहुत कातिलाना नजरों से बाहर गाड़ी की तरफ देखा और उसका पूरा गेम सेट लग रहा कर बाहर खड़ी उस कार को देखते हुए बहुत ठंडे और बेरुखे अंदाज में बस इतना ही बोला कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। यार ये तो। फिर उस दादी ने अपना सिर वापस नीचे किया और बिना किसी टेंशन के आराम से अपना अखबार पढ़ना जारी रखा। इधर मेरे पढ़ाई के लिए बीपिंग आने वाली बात को लेकर एक बहुत तगड़ा बवाल हो गया था और सोंग जियांगुओ की पत्नी जी बैलिन का उसके साथ बहुत ही खतरनाक वाला झगड़ा हो गया था, जिससे घर का पूरा माहौल बुरी तरह गर्मा गया था और भसड़ मच गई थी। आखिरकार उन दोनों को ही मेरी उस घटिया और बिल्कुल कबाड़ा हो चुकी इज्जत के बारे में अच्छे से पता था। वो जी बैलिन जो हमेशा बड़ी शांत और क्लासी रहती थी, वो भी इस बार गुस्से से पूरी तरह आग बबूला होकर भड़क उठी थी। इतनी चिढ़ गई थी कि वो वापस अपने मायके चली गई और सोंग जियांगुओ को उसके खुद के फैलाए हुए इस पूरे रायते को अकेले ही समेटने के लिए पीछे छोड़ दिया, ताकि वो अपना सिर खपाता रहे हमेशा। जैसे ही मैंने सोंग जिवेई के पीछे पीछे उस सोंग परिवार के बड़े से घर में अपनी एंट्री मारी, मुझे तुरंत ही वहाँ के बहुत भारी और दम घुटने वाले उस खौफनाक माहौल का तगड़ा एहसास हो गया था कि लोचा है। मैंने अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखी और दिमागी तौर पर खुद को किसी भी बवाल के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया, लेकिन वो मेरा नल्ला छोटा भाई फुल मजे में था और बड़ी चिल वाइब दे रहा था। वहाँ वो लुक्खा बड़ी हैरानी और सस्पेंस में वहाँ की सारी नई और अजीब चीजों को ऐसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे पहली बार कुछ देखा। उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोंग जिवेई का घर इतना ज्यादा वीआईपी और कड़क हो सकता है। और जब उसने अपने ख्यालों में ये सोचा कि वो भी शायद एक दिन इसी घर में मजे करेगा, हाँ यहीं पर अपनी पूरी लाइफ फुल स्वैग में जिएगा, तो ये सब सोचकर खुशी के मारे उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की चमक आ गई और वो मन ही मन गार्डन गार्डन हो गया था।
सोंग जीवे ने सबसे पहले मेरे उस छोटे भाई का वो फालतू बैग नीचे रखा और खुद भी आराम से बैठ गई। फिर उसने सोफे पर बैठे उन दोनों बड़े लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन बड़े फॉर्मल तरीके से करवाया था। दादी और पापा, मैं वापस आ गई हूँ और ये है कामरेड फूशान और उनके ये छोटे वाले भाई जिनका नाम भी फूशान ही है। मैं बेवकूफों की तरह उसे अंकल बुलाता था। फिर बाद में उसने अपनी दूसरी बेटी को, जो कि एक रेजिमेंट कमांडर थी, उसे फू परिवार के घर एक ब्लाइंड डेट के लिए भेज दिया था ताकि कोई तगड़ा जुगाड़ हो। ब्लाइंड डेट के लिए अगर उन दोनों की आपस में कोई बात बन जाती तो सबका फायदा होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे अपने साथ बीपिंग ले जाकर कुछ काम करवा देता। बीपिंग लाता और मेरे लिए कोई कड़क जॉब का जुगाड़ कर देता ताकि सोंग परिवार वाले मेरी पूरी देख रेख कर सकें और मेरी लाइफ पक्का सेट हो। उसने तो अपने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो पहले वाला प्यारा सा मासूम बच्चा अब इतना बड़ा और खूंखार आदमी बन चुका है जिसे देखकर हर कोई बस जलता है और सब उसके नाम से ही भड़क जाते हैं। यार सच, सब नापसंद करते हैं सोंग जियानगो के सामने खड़े होकर, जिसका वो खतरनाक और खौफनाक रुतबा उसके इतने सालों के उस बड़े मिलिट्री वाले बैकग्राउंड से निखर कर सामने आता। मिलिट्री के उन बड़े सालों से आता था। मैं बिना किसी डर के फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ा और बोला, दादी सोंग और अंकल सोंग, आप दोनों को मेरा कड़क वाला नमस्ते और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मैं यहाँ बीपिंग में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और आपको हुई इस परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। इतना बोलकर मैंने अपना थोड़ा सा भौकाल दिखाते हुए इज्जत से सिर नीचे झुका लिया था। वहाँ मेरी वो बहुत तेज और बिना अटके बोली जाने वाली मैंड्रीन भाषा और उसके साथ मेरा वो बड़ी शांत और बिना किसी हड़बड़ी वाला किलर एटीट्यूड देखकर उस दादी सोंग का भी दिमाग हिल गया और उसने हैरानी से अपने उस पढ़ने वाले चश्मे को सही करके मेरी तरफ घूर कर देखा कि ये कौन है। उसने मुझे मेरे सिर से लेकर पैर तक स्कैन करते हुए ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, क्या तुम वो छोटे वाले भाई फूशान हो? इस पर फूशान ने तुरंत ही डर के मारे हकलाते हुए बोला कि दादी सोंग और अंकल सोंग, मैं ही फूशान हूँ और मैं यहाँ बीपिंग में एक वोकेशनल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को मेरी वजह से जो ये फालतू की टेंशन हुई उसके लिए सॉरी। लेकिन वो साला अभी भी एक देहाती लड़का ही था जिसने जिंदगी में कभी दुनियादारी का कोई भौकाल नहीं देखा था। हालांकि उसने मेरी तरह ही फुल स्वैग में बोलने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो डर के मारे हकलाने लगा और उसका पूरा पोपट हो गया। ये सब देखकर सोफे पर बैठे उन दोनों बड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी और सस्पेंस साफ दिख रहा था कि ये क्या लोचा चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये पूरा सीन तो उस बात से बिल्कुल ही अलग था जो सोंग जीवे ने उन्हें फोन पर बताई थी। मैंने अपना वो भारी बैग नीचे रखा और अपने पूरे स्वैग के साथ मुर्गे के उस डिजाइन वाले चाय के टिन के डिब्बे बाहर निकाले और बिना कोई फालतू एटीट्यूड दिखाए पूरी इज्जत के साथ उन्हें उस लिविंग रूम की टेबल पर शांति से रख दिया ताकि थोड़ा बहुत भौकाल सेट हो जाए मेरा भी वहां पर। अंकल सोंग, इन बीते हुए इतने सारे सालों में हमारे परिवार का इतना अच्छा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो स्पेशल वाली चाय है जिसे मैंने और मेरे परिवार ने आज बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तैयार किया है। जी, आज सुबह ठीक 3 बजे उठकर फ्रेश तोड़ा है ये। बस हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके उस बड़े प्यार के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है अंकल जी। ये सब सुनकर सोंग जियानगो ने भारी कंफ्यूजन में सोंग जीवे की तरफ घूर कर देखा और बोला कि तुमने फोन पर हमें जो भी बताया था ये सब तो उससे बिल्कुल ही अलग है। मेरी उस तेज और कड़क मैंड्रिन भाषा को सुनकर सोंग जीवे का भी फ्यूज उड़ गया था, क्योंकि पूरे रास्ते भर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने गाँव की लोकल भाषा देहाती बोली में ही बात की थी। उसने जिंदगी में कभी मुझे मैंड्रिन बोलते नहीं सुना था और वो भी इतने शांत और किलर वाले एटीट्यूड के साथ। तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा और वीआईपी इंसान हो, लेकिन उस बंदी का ये पक्का यकीन था कि इंसान की असली फितरत कभी नहीं बदल सकती है। सच में दादी सोंग ने हमें इज्जत से नीचे बैठने का इशारा किया और बोली, फू सिहान, तुम्हारी मैंड्रिन तो सच में कड़क और रापचिक है। तो पक्का तुम्हारे स्कूल के नंबर भी बहुत ही ज्यादा तगड़े आए होंगे ना मेरे होशियार लड़के। तुम्हारी अपनी क्लास में कौन सी रैंक आई थी? जैसे ही मैं दिमाग लगाकर इस बात का कोई सॉलिड जवाब देने की सोच रहा था, तभी सोंग जीवे ने बीच में घुसकर मेरे वो ट्रांसफर रिकॉर्ड पकड़ा दिए। मेरे फाइनल एग्जाम के सारे नंबर उसी रिपोर्ट में थे और हर सब्जेक्ट में मुझे बस लाल निशान मिला था। मेरी तो बुरी तरह वाट लगी हुई थी बटाधार। मेरा टोटल स्कोर 100 नंबर भी नहीं बन पाया था। उस घटिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सोंग जियांगो के उस सख्त चेहरे और होठों पर बहुत ही हल्की सी अजीब झल्लाहट दिखी। फिर उसने जल्दी से उस रिपोर्ट कार्ड को वापस उसी टेबल पर नीचे रख दिया और इग्नोर करते हुए बोला कि कोई बात नहीं। वैसे भी उसे यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो बिल्कुल नहीं लाया गया था भाई। जब तक वो बस किसी भी तरह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके पास हो जाता है उतना काफी है। ये सब सुनकर मेरे छोटे भाई की दोनों आंखें एकदम गहरी संतुष्टि और मेरे लिए बहुत ही गंदे मजाक से पूरी तरह चमक उठी थी। उस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी पीठ को एकदम सीधा करके ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो सच में मेरी तरफदारी कर रहा हो। भाई वो बोला, दादी सोंग और अंकल सोंग, आप दोनों प्लीज मेरी बात सुनिए। असल में बात यह है कि मेरे बड़े भाई की तबीयत उस वक्त एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी यार। ठीक फाइनल एग्जाम के टाइम पर ही वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, इसीलिए वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। वरना वैसे तो उसके ग्रेड्स और पढ़ाई लिखाई दोनों हमेशा एकदम बढ़िया ही रहते हैं। उसकी ये बात एकदम 16 आने सच थी। वो ओरिजिनल बंदा सच में उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, लेकिन इसके पीछे एक भयंकर तबाही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने छोटे भाई की क्रश को चुराने और उस पर लाइन मारने के चक्कर में उसने जानबूझकर एक बहुत बड़ा लोचा कर दिया था और फूशियान को फंसाने के लिए एक खतरनाक चाल चली। और उसी चाल की वजह से एक पागल सांड ने फूशियान के पैर को बुरी तरह कुचल दिया था। जब घर के बड़ों को ये सारा सच पता चला तो उन्होंने बिना रहम खाए उसे कंधे पर रखने वाले डंडे से बहुत ही बेरहमी से पीटा था।
उसी पिटाई के दौरान एक जोरदार डंडा सीधा उसके सिर पर जाकर लगा, जिससे उसका दिमाग चकरा गया और चक्कर खाकर गिर पड़ा था। उसके बाद उसे काफी देर तक लगातार भयंकर उल्टियां होती रहीं। उसे सिर में गहरी चोट आई थी और इसी वजह से उस मनहूस दिन की उसकी सारी पुरानी यादें हमेशा मिट गईं। आज भी मुझे एकदम पक्के तौर पर नहीं पता कि उस दिन सच में वहाँ क्या बवाल हुआ था और उस ओरिजिनल बंदे ने कैसे वो लाल रंग का कपड़ा फूशियान की पीठ पर बांधकर उस सांड को बुरी तरह से भड़का दिया था और अब वो बेशर्म सरेआम अपने भाई की वकालत कर रहा है। आज सोंग ने पूछा, शियान, तुम अपने बड़े भाई से बस 1 साल छोटे हो ना, फिर तुम्हारा भाई हाई स्कूल के दूसरे साल में कैसे पहुंच गया, जबकि तुमने तो अभी बस मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। फूशियान ने एकदम शरीफों की तरह शर्माते हुए बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि असल में उस वक्त घर पर काम का भारी लोड रहता था। भाई, मेरे पिताजी की कमर की हालत एकदम खराब थी, इसलिए मैंने अपने परिवार की मदद करने के लिए पूरे 2 साल तक स्कूल छोड़ दिया। उसकी ये इमोशनल बात सुनकर दादी सोंग और सोंग जियांगुओ को उस पर बहुत ज्यादा दया आने लगी थी। फिर उन्होंने तुरंत पलटकर मेरी तरफ देखा, जो एकदम कड़क और हैंडसम लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ फूशियान एकदम काला और सूखा हुआ सा लग रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसने घर पर सच में धक्के खाए हैं। और देखते ही देखते वहाँ बैठे हुए हर एक इंसान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बेचारे फूशियान पर टिक गया। वहाँ का पूरा सीन एकदम मेरे मास्टर प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और मैं बस चुपचाप वहाँ बैठकर अपनी गहरी आंखों से मजे से सब कुछ नोटिस कर रहा था। एकदम शांत तरीके से पलकें झपकाते हुए सोंग जियांगुओ ने अपनी नजरें झुकाईं और एक बार मुझे घूर कर देखा। फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और अपनी दादी की तरफ देखने लगी थी। वो तुरंत उसने कहा, दादी और पिताजी, मुझे अभी अपनी यूनिट में वापस जाके रिपोर्ट करना है। कल सुबह मैं खुद फूशियान को उसके पैर के चेकअप के लिए सीधा अस्पताल लेकर जाऊंगी भाई, ताकि उसके पैर का पूरा इलाज एकदम अच्छे से हो सके। बस इतना सा बोलकर वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली गई और जब वो वापस नीचे आई तो उसके हाथ में एक तगड़ी चीज मौजूद थी। उस टाइम पर उसके हाथों में डार्क ब्राउन कलर का एकदम ब्रांड न्यू चमड़े वाला सूटकेस था। उसने बोला, फूशियान, तुम्हारे नए स्कूल की शुरुआत की खुशी में ये नया वाला मस्त सूटकेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये महंगा गिफ्ट देखकर फूशियान एकदम शॉक में आ गया। उसने झिझकते हुए तुरंत कहा, सिस्टर सोंग, ये सूटकेस तो सच में बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है, मैं इसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं रखूंगा। सोंग जियांगुओ मेरे बगल से गुजरी और उसने वो भारी सूटकेस फूशियान को पकड़ा दिया और प्यार से बोली कि जब तुम अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओगे तो इस तगड़े सूटकेस को अपने साथ ले जाना, क्योंकि पुरानी टोकरी ले जाना सही नहीं रहेगा। इसमें एक सॉलिड लॉक भी लगा हुआ है, जिससे तुम अपना सारा कीमती सामान एकदम सेफ और सुरक्षित तरीके से रख पाओगे भाई। फूशियान उस सूटकेस को नीचे ही नहीं रख पा रहा था, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी और उसने सोंग जिवेई की तरफ देखा। सही कहा ना भाई। तभी सोंग जियांगुओ बोला, अंकल सोंग ने भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। ये तुम्हारे वोकेशनल स्कूल में एडमिशन मिलने का छोटा सा इनाम है। बात करते करते ही सोंग जियांगुओ ने सोंग जिवेई से कहा कि वो जाके उसकी स्टडी रूम से वो सोवियत यूनियन वाली एकदम महंगी और विंटेज फाउंटेन पेन निकाल कर लिया है। फूशियान ने बहुत सावधानी से उस शानदार पेन वाले गिफ्ट बॉक्स को खोला और डब्बे के अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक अलग दिखने वाली गजब की फाउंटेन पेन थी, जिस पर एकदम गजब की सिल्वर फिनिश चमक रही थी। फूशियान बोला, थैंक यू अंकल सोंग, मैं कसम से मन लगाकर अपनी पूरी पढ़ाई करूंगा। फूशियान ने बिल्कुल मेरी ही नकल करते हुए उन्हें इज्जत देने के लिए अपना सिर एकदम नीचे झुका लिया। फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे उसे कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई हो। उसने जानबूझकर सोंग जियांगुओ की तरफ देखा और सवाल पूछा कि लेकिन फिर मेरे बड़े भाई के गिफ्ट का क्या होगा। उसका ये सवाल सुनते ही वहाँ का पूरा हसीन और खुशहाल माहौल पल भर में शांत हुआ। सोंग जियांगुओ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए बड़ी सी स्माइल दी और बोला कि शियान, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तुम अपना हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास कर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही शानदार ग्रेजुएशन गिफ्ट जरूर तैयार करवाऊंगा। ये सुनकर मैंने बस शांति से स्माइल पास की और सिर हिलाकर कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे अंकल सोंग। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा था जैसा उस पुरानी ओरिजिनल कहानी में लिखा हुआ था। उस जमाने में वो असली वाला लड़का जिसने इस पूरे तमाशे और फसाद की जड़ को सच में पैदा किया, उसने अपना रोना धोना मचाकर और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करके जबरदस्ती अपना गिफ्ट मांगा था, जिसकी वजह से सोंग जिवेई उसे और भी ज्यादा बुरी तरह नफरत करने लगी और पूरा का पूरा सोंग परिवार उससे एकदम निराश हो गया था। तभी वो लड़की बोली, दादी और पिताजी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद सोंग जिवेई ने मुझे एक बार देखा। वो सोच रही थी कि क्या मैं सच में हमेशा इतना ही जेंटलमैन और शरीफ रहूंगा। उसके वहां से जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, किसी ने बाहर से जोर का धक्का देकर उसे खुला। एक जवान लड़की अंदर आई जिसके हाथ में जालीदार झोला मौजूद था। उस टाइम पर उस बड़े झोले के अंदर 2 भारी तरबूज रखे हुए थे। जब उसने अचानक से सोंग जिवेई को दरवाजे पर खड़े देखा तो वो हैरानी से जोर से चिल्लाई, दीदी आप वापस आ गई यार, सच तो बताइए सब कैसा रहा? क्या मेरे होने वाले जीजाजी सच में हैंडसम है? ये बोलते बोलते ही वो घूमी और उसने मुझे वहां सोफे के पास खड़े देखा। मुझे देखते ही उसका वो प्यारा सा जवां चेहरा शर्म से एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया और वो बोली, ओ माय गॉड, मेरे जीजा जी बहुत ज्यादा हैंडसम है। कसम से ये मेरी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लौंडे से भी लाख गुना ज्यादा कड़क दिख रहे हैं। सोंग जिवेई ने उसे होश में लाया और उन सब की आपस में पहचान करवाई। उसने बोला, झाओ यू, ये दोनों लड़के तुम्हारे छोटे भाई जैसे ही हैं और याद रखना ये दोनों अब से हमारे ही परिवार के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। तसाई हेंग यहाँ बीजिंग में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए आया है, जबकि शियान का एडमिशन एक वोकेशनल स्कूल में हो गया है। सोंग जियांगुओ ने अपना मतलब एकदम साफ कर दिया था भाई। उसकी बातों से ये साफ था कि हम दोनों लड़के सिर्फ सोंग जिवेई के छोटे भाई बनकर ही रहेंगे। फिर उसने उस लड़की की पहचान हम दोनों से करवाई। उसने कहा, ये जिवेई की चचेरी बहन झू झाओ यू है
और जब नया सेशन शुरू होगा तो ये कॉलेज के दूसरे साल में जाएगी। ये नानहुई यूनिवर्सिटी की बहुत ही टैलेंटेड और होशियार छात्रा है भाई। तेसाई हैंग जिस लिजी हाई स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है वो असल में झाओ यू का पुराना स्कूल रह चुका है। अगर तुम्हें वहाँ कुछ भी पल्ले ना पड़े तो तुम उससे पूछ सकते हो, उससे कभी भी कोई भी मदद खुलकर मांग सकते हो। मैंने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर उसे समझाया कि सिस्टर झाओ यू हेलो, मेरा नाम फूत साई हैंग है, ये मेरा छोटा भाई फूशियान है और असल में यही लड़का कॉमरेड सॉन्ग की असली ब्लाइंड डेट है। झू झाओ यू ने गलती से किसी गलत इंसान को चुना तो वो बंदी थोड़ी सी शर्मा गई और फिर फूजियान ने अपने चेहरे पर एक आज्ञाकारी लेकिन बहुत चालू सी मुस्कान चिपका ली और धीरे से बोला, सिस्टर झाओ यू, मेरा नाम फूजियान है यार बवाल। आप तो सच में बहुत कड़क और कमाल हो यार, आप एक असली कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसकी आंखों में तारीफ की पूरी झूठी और बड़ी वाली चमक थी, लेकिन फाउंटेन पेन का वो डिब्बा पकड़े हुए उसके हाथ बहुत ज्यादा कस गए थे, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल वो मुझे मेरे गाँव वापस खदेड़ कर दम लेगा। जब तक वो यहाँ पर मौजूद था वो मुझे शांति से बिल्कुल भी नहीं जीने देने वाला था। झाओ यू उसकी इस फालतू तारीफ से थोड़ी शर्मा गई और बोली, तुम भी सच में बहुत बेहतरीन हो भाई, आखिरकार तुम्हें भी तो वोकेशनल स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल ही गया है ना। फिर उसने हम दोनों की तरफ देखा जो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब था। मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे बड़ा भाई था और उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट भी दिखता था, तो फिर मुझे उसकी उस हॉट कजिन के साथ क्यों नहीं पेयर किया गया। सोंग जिवेई ने उसकी एक एक हरकत को बिल्कुल रडार की तरह अच्छे से नोटिस कर लिया था। तुम इतनी देर से क्यों आई? मेरी माँ ने मुझे कुछ तरबूज लेकर यहाँ भेजा था ब्रो। सोंग जिवेई ने अपना सिर हिलाया, उन सारे तरबूजों को बस यहीं छोड़कर सीधा निकल लो। ये बोलकर सोंग जिवेई उसे खींचते हुए बाहर ले गई और अपने दिमाग में सोचने लगी थी कि मैंने किसी ऐसी बंदी को ढूंढने के बारे में क्या कहा था जो सचमुच जवान, हॉट और एक बहुत ही तगड़े परिवार से आती हो, झू झाओ यू। तो उन सभी चीजों में बिल्कुल परफेक्ट और फिट बैठती थी। उसने तुरंत ही उसे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने घर इतनी बार आने से रोकने की सख्त चेतावनी दे डाली। झू झाओ यू पूरी तरह से कंफ्यूज और हैरान दिख रही थी, लेकिन क्योंकि वो इस पत्थर दिल और खतरनाक डेमन किंग से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था यार। उसी दौरान मेरे और फूजियान के पूरा खाना खत्म कर लेने के बाद लियू माँ सारा सामान उठाकर ऊपर उस कमरे में ले गई जो पहले से ही तैयार किया गया था। फूजियान, हमें सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम भी बैपिंग आ रहे हो, इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही खाली कमरा मौजूद है। जियान के पैर में चोट है, इसलिए तुम वांग बो के साथ कमरा शेयर करोगे। मैंने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ खुशी से जवाब दिया कि ये ठीक है ब्रो। दादी माँ सोंग काफी बढ़िया है। फिर मैं शांति से अपनी जगह से खड़ा हुआ और डाइनिंग टेबल से सारे झूठे बर्तन साफ कर उठाने का काम शुरू किया। मुझे ऐसा करते हुए देखकर फूजियान भी मदद करने का दिखावा करने के लिए हड़बड़ी में उठा, लेकिन मिसेज सोंग ने तुरंत तेजी से उसे वहीं पर रोक दिया। तुम एकदम सही हो, उन्हें नीचे ही रहने दो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। जैसे ही उसने ये बात बोली, लियू माँ ने तुरंत ही फूजियान का वो भारी बैग उठाया और उस पूरे सामान के साथ ऊपर जाने में उसकी मदद करने लगी। उस पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर खड़े होकर फूजियान मुझे बड़े गौर से वो सारे जूठे बर्तन रसोई में ले जाते हुए देख रहा था। उसके होंठों पर एक बहुत ही घटिया और चिढ़ाने वाली मुस्कान तैर रही थी। सोंग जियांगो मुझे अपने कमरे में वापस जाने और जल्दी आराम करने के लिए एकदम साफ तौर पर कहना चाहता था भाई, लेकिन उस बूढ़ी मैडम सोंग ने सिर्फ अपनी एक ही घूरती हुई नजर से उसे रोक दिया। जब उस बड़े से लिविंग रूम में बस वो दोनों ही बिल्कुल अकेले बचे हुए थे, तब जाकर कहीं भी क्या सोंग जियांगो ने आखिरकार अपनी माँ से ये बात पूछ ही ली। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप फूजियान पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हैं? वो दोनों आराम से एक ही कमरा भी तो शेयर कर सकते थे यार। एक बड़ा बिस्तर उन दोनों के सोने के लिए पूरी तरह से काफी होता। उस बूढ़ी मैडम सोंग ने बड़ी शांति से अपनी कड़क चाय का एक घूंट लिया और अपनी ठंडी आंखों से सोंग जियांगो की तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा। थोड़ी देर बाद अपनी छोटी बहन को कॉल करना और उसे अच्छे से ये बता देना कि वो झाओ यू पर बाज जैसी नजर रखे, उसे फू के साथ बिल्कुल भी कोई बातचीत मत करने देना। भाई लोग, जियान। ये सुनकर सोंग जियांगो ने थोड़ी सी झल्लाहट के साथ अपना माथा सिकोड़ लिया और बोला, माँ आप आखिर ये सब क्या कर रही हैं? बस झाओ यू को आराम से फूजियान को ट्यूशन पढ़ाने दीजिए ना, शायद स्कूल शुरू होने के बाद उसके नंबर में थोड़ा बहुत सुधार आ ही जाए। बूढ़ी मैडम सोंग ने यह सुनकर एक ठंडी और तंज भरी सांस बाहर की तरफ छोड़ी। मुझे लगता है कि तुम उसके शरीफ और एकदम अच्छे इंसान वाले फालतू नाटक में बुरी तरह से फंसकर बेवकूफ बन गए हो। क्या तुम वो सब भूल गए जो जिवेई ने फोन पर कहा था? सिर्फ उस जिवेई से शादी करने के लिए उसने अपने ही सगे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने से भी बिल्कुल परहेज नहीं किया। ये बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ है कि वो अमीर परिवार में शादी करेगा। अब ये बात कौन जानता है कि शायद वो अगला निशाना हमारी झाओ यू को ही बना ले। अगर वो अपनी हद में रहकर तमीज से बर्ताव करेगा तो हम हाई स्कूल खत्म होने तक उसका पूरा सपोर्ट करेंगे ब्रो। लेकिन अगर उसने यहाँ कंपाउंड में फालतू की लड़कियों से लाइन मारी और कोई भी रायता फैलाया तो हम सीधा उसका सारा बोरिया बिस्तर बांधकर उसे वापस गांव की तरफ खदेड़ देंगे। बस इतनी सी बात बोलकर बूढ़ी मैडम सोंग वहाँ से खड़ी हुई और सीधा अपने कमरे में वापस लौट गई। तब तक मैंने सारे बर्तन और पतीले धोकर काम निपटा लिया। फिर मैंने गैस स्टोव को बहुत चकाचक साफ कर दिया और जब मुझे ये तसल्ली हो गई कि लिविंग रूम से वो दोनों लोग जा चुके हैं, तभी मैं रसोई से बाहर ही निकला था। मैं अच्छे से जानता था कि दादी माँ सोंग ने जानबूझकर मुझे ये सारी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने तो ट्रेन में ही अपना पक्का मन बना लिया था, बहुत कड़क वाला। मैंने गर्मियों की छुट्टियों में किसी घर में काम करने वाली जॉब ढूंढने का प्लान बनाया था, जिससे मुझे इस खड़ूस सोंग परिवार के घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना पड़ता था ना।
इसलिए जैसे ही मैंने लियू माँ को वहां देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और आंखें चमक उठी। जब लियू माँ सीढ़ियों से नीचे आई तो उन्होंने बहुत साफ सुथरी चकाचक चमकती हुई रसोई को देखा था। उनका दिल खुशी से भर गया और वो बोली, तुम सच में पागल लड़के हो, तुम तो हमारे मेहमान हो। भला मैं तुम्हें इस घर का काम कैसे करने दे सकती हूँ बेटा, चुपचाप अपने कमरे में वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। मैंने बस लियू माँ की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि मैंने और मेरे छोटे भाई ने पहले ही सोंग परिवार के लिए काफी मुसीबतें और स्यापा खड़ा कर दिया है। आपको अब से दोगुना ज्यादा काम करना पड़ेगा और 2 एक्स्ट्रा लोगों के लिए अलग से खाना भी पकाना होगा ना। मेरी ये चालाकी भरी बातें सीधा लियू माँ के दिल में जाकर सीधे तीर की तरह लगी और अब वो मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा पसंद करने लगी। मैंने तुरंत इस शानदार मौके का एकदम सही फायदा उठाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। इसलिए लियू माँ, आपको और अंकल सोंग को किसी भी तरह की कोई फालतू मुसीबत ना देने के लिए मैं खुशी से चाहूंगा कि गर्मियों की इस छुट्टी में मैं खाना पकाने और कपड़े धोने वाली कोई तगड़ी जॉब ढूंढ लूं ताकि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए थोड़े बहुत पैसे मैं कमा सकूं। मैं सोच रहा था कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानती हैं, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता। लियू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो इतनी ज्यादा खुशी के साथ मुस्कुराई कि उनकी आंखें बहुत छोटी हो गईं। क्या गजब और ही परफेक्ट टाइमिंग है। मैं बाजार की एक आंटी वोंग को जानती हूँ जो एक बड़े यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के परिवार में हाउसकीपर का काम करती हैं। उनके पति का काम करते समय पैर टूट गया है और अब उनकी वाट लगी है सच में। इसलिए वो उनकी देखभाल करने के लिए वापस अपने गांव जाना चाहती हैं, लेकिन प्रिंसिपल के परिवार को खाना बनाना नहीं आता। इसलिए उन्हें जाने से पहले अपनी जगह काम करने वाला कोई बंदा ढूंढना ही होगा, इंसान चाहिए ताकि वो वहां से छुट्टी ले सके। अगर तुम जॉब के लिए सच में सीरियस हो तो मैं कल सुबह तुम्हारे लिए पूछ लूंगी। मैं तो भारी खुशी से उछल पड़ा। लियू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल सुबह पक्का आपके साथ ही चलूंगा और आपके वो सारे भारी किराने का सामान उठाने में मदद करूंगा। अगली सुबह भोर तड़के 4:30 बजे मैं उठकर रेडी हो गया था और फिर लियू माँ के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया। उसके बाद हम बाजार से किराना खरीदने निकल गए। जिस वक्त सोंग जिवेई वहां लेने के लिए आई तो उसका बहुत खड़ूस वाला खराब मूड था। फू जियान को, ताकि वो उसे अच्छे से अस्पताल ले जा सके, तब तक सभी लोग पहले ही नाश्ता कर चुके थे और सोंग जियानगुओ भी अपनी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट वाली उस बहुत जरूरी मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग में और उसने मुझे उस बड़े से लिविंग रूम में कहीं नहीं देखा था तो उसने अपने आप ही ये मान लिया कि मैं अभी भी अपने कमरे में सो रहा हूँ। दादी सोंग को नमस्ते करने के बाद वो उस नल्ले फूशिन को सीधा मिलिट्री अस्पताल ले गई ताकि उसके पैर का पूरा तगड़ा चेकअप हो सके। एकदम बढ़िया। कल रात दादी सोंग ने जो कहा था उसी के बारे में सोचते हुए फूशिन ने सोंग जिवेई की तरफ देखा जो उस वक्त फुल फोकस कर रही थी। यार कैप्टन सोंग, क्या आपको पता है कि झाओयू दीदी का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? ये बात सुनकर सोंग जिवेई ने बहुत ही ज्यादा शांति और स्वैग के साथ अपना जवाब दिया। तुम ये फालतू की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फूशिन ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, मेरे भाई को झाओयू दीदी बहुत ज्यादा कड़क लगती है। वो बंदी कॉलेज स्टूडेंट है और सच में कतई जहर भी दिखती है। और उसकी मम्मी भी हाई स्कूल में ग्रेड डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी हुई है। पक्का मुझे नहीं पता कि क्या उसने ये बात सुनी थी कि झाओयू दीदी भी मिलिट्री वाले इलाके में ही रहती है, लेकिन वो आज सुबह बहुत ही जल्दी घर से कट लिया था बाहर एकदम। वो कार जो अब तक एकदम मस्त आराम से आगे बढ़ रही थी अचानक तगड़ा ब्रेक लगने से हिली, जिसे देखकर सोंग जिवेई ने गुस्से में अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। हाँ, उसे पता था कि मैं ढंग से नहीं रहूंगा। मैंने अभी सोंग परिवार में एंट्री मारी ही थी और मैं पहले से ही झाओयू के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ था। एकदम भोला भाला चेहरा बनाकर फू शिन बोला, कैप्टन सोंग, मेरे उस भाई को अच्छे से पता है कि आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हैं, सच। इसलिए उसने मुझे इस बारे में किसी को भी कुछ न बताने के लिए बोला था। अगर झाओयू दीदी की जिंदगी में पहले से कोई और लड़का है तो मैं अपने भाई को समझा दूंगा पक्का। लेकिन मनी मन वो लुक्खा ये सोच रहा था कि जब तक मुझे वापस गांव नहीं भेजा जाता कोई भी इंसान अब उसकी तुलना मेरे साथ कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सच। ऐसा क्यों होना चाहिए? इन बीते हुए सारे सालों में बड़े लोगों ने मेरी तारीफ करके मुझे बहुत बिगाड़ दिया है, इसलिए उसे फूशिन की बुरी तरह से पूरी बैंड बजानी थी। ये सब देखकर भी सोंग जिवेई ने बिल्कुल एक भी शब्द नहीं बोला, बस स्टीयरिंग व्हील को पूरी कसकर पकड़ लिया और अपनी गाड़ी फुल स्वैग के साथ आगे चलाती रही। जब वो मिलिट्री अस्पताल के हड्डी वाले वार्ड में पहुंचे तो वहां डॉक्टर ने तुरंत फूशिन के उस दाएं पैर का पूरा तगड़ा वाला चेकअप किया था। भाई, वो पैर अब लगभग पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। जब तक वो लोग वापस सोंग के घर लौट कर आए रात के 10 बज चुके थे। लियू माँ रसोई में अपना खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी, लेकिन मेरा वहां दूर तक कोई अता पता नहीं था। फिर सोंग जिवेई सीधा तेज स्पीड में झू परिवार के घर चली गई थी। वहां सिर्फ उसकी मौसी सोंग होंग ही थी और उसे ये बात अच्छे से पता चली कि आज सुबह बहुत जल्दी ही झाओयू बिना बताए बाहर चली गई थी अपने काम के लिए। वो अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ गांव में मछली पकड़ने गई थी। ये सुनकर उसकी भौहें पूरी तन गईं और उसने अपनी कलाई ऊपर उठाकर फुल एटीट्यूड में अपनी घड़ी में टाइम चेक किया था। उसकी छुट्टियां अब लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाली थी और वो बस यही सोच रही थी कि झाओयू मेरे साथ ना हो। इसी बीच मैं सोंग परिवार के उस बड़े घर में अपना काम निपटाकर लौट आया। मैं हाउसकीपिंग की जॉब का तगड़ा इंटरव्यू देकर आया था। लियू माँ ने मेरा चेहरा पोंछने के लिए मुझे बहुत ठंडे पानी में भीगा हुआ एक तौलिया पकड़ा दिया था। उसने बहुत फिक्र से पूछा कि तेरा इंटरव्यू कैसा गया, क्या तुझे नौकरी मिल गई? मैंने बड़ी खुशी के साथ हाँ मैं अपना सिर हिला दिया था। यार, शुरू में तो उस बॉस को लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए उसका मुझे जॉब देने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी मिलिट्री वाली वो सिफारिश की चिट्ठी अच्छे से देखकर और ये सुनकर कि मैं अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ और अपनी फीस भरने के लिए गर्मी की छुट्टियों में मेहनत कर रहा हूँ,
वो लोग बिना किसी ड्रामे के तुरंत मान गए, बहुत सही तरीके से। उस शाम को जब सब लोगों ने अपना खाना आराम से खा लिया तो वो बूढ़ी दादी सोंग और नल्ला फूशिन दोनों चुपचाप सोने के लिए अपने अपने कमरों में बिना कोई बवाल किए चले गए। मैं सोंग जियानगुओ को ये बताने के लिए कमरे में गया कि भाई मैं कल से वहाँ एक हाउसकीपर के तौर पे फुल स्वैग में अपना काम शुरू करने वाला हूँ। पक्का? मेरी बात सुनकर सोंग जियानगुओ थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि मैं सच में बहुत ही अच्छा लड़का हूँ जो अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा और किसी का एहसान नहीं लेगा कभी। सोंग जियानगुओ ने मुझे ईमानदारी से सलाह देते हुए कहा, तुझे अपनी स्कूल की फीस के लिए ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। अगर तू गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया सीखना चाहता है तो काफी बढ़िया है, लेकिन इस चक्कर में अपनी पढ़ाई का सत्यानाश मत कर लेना तू पक्का। जब तू एक बार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई अच्छे से पूरी कर लेगा तो बीपिंग में कोई कड़क जॉब ढूंढना तेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया था। बिल्कुल सही अंकल सोंग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करूंगा और स्कूल के सारे काम बिल्कुल टाइम पर निपटाऊंगा पक्का। मुझे अच्छे से पता था कि पुराने बंदे के जैसे रद्दी नंबर आते थे। अगर मैं कहता कि मैं कॉलेज जाने के लिए मेहनत करूंगा तो किसी को मुझ पर घंटा यकीन नहीं होता कभी। उस पढ़ाई वाले कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं नहाने के लिए सीधा बाथरूम में घुस गया और उस रात मैं ही सबसे आखिर में वहां नहाने के लिए गया था दोस्त। नहाने के बाद मैंने घर के सभी लोगों के गंदे कपड़ों को अलग छाटा और उन्हें एक लकड़ी के बड़े से बर्तन में पानी डालकर अच्छे से भिगो दिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला पाउडर भी डाल दिया। बाथरूम की लाइट बंद करने के बाद मैंने खिड़की से अंदर आ रही उस चांद की रोशनी का मस्त जुगाड़ लगाकर आराम से वो सारे गंदे कपड़े धो लिए थे भाई। 80 के उस पुराने दशक में बिजली वैसे भी बहुत कम आती थी और रात के टाइम इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता था यार। मुझे ये कड़क जॉब दिलवाने में मेरी मदद करने के लिए मैं लियू माँ का दिल से शुक्रिया करना चाहता था। जब मैं पूरे स्वैग में वहाँ कपड़े धो रहा था तभी अचानक से झटके के साथ बाथरूम का वो दरवाजा खुल गया। मैं अचानक से डर के मारे उछल पड़ा और चांद की उस हल्की रोशनी में पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरी तो पूरी फट गई थी। मुझे लगा कि वो शायद सोंग जियानगुओ ही होगा, क्योंकि सिर्फ वही इतनी रात तक जगकर अपना काम करता था। मैंने पूछा, अंकल सोंग, क्या आपको अभी बाथरूम जाना है? कुछ जरूरी काम आ गया है क्या? प्लीज बस 1 मिनट रुक जाइए। ये बोलते हुए मैंने अपने हाथों पर लगे हुए उन साबुन के झाग को झटक कर नीचे गिरा दिया था। फिर मैंने अपने पैर से उस लकड़ी के बर्तन को साइड के कोने में खिसका दिया और खिड़की से आ रही चांद की वो तेज रोशनी सीधे मेरे पूरे शरीर पे पड़ रही थी यार। मेरे अभी धुले हुए बालों से लगातार पानी टपक रहा था और मैंने सिर्फ एक हल्की सी सैंडो और एक छोटा सा शॉर्ट्स पहना हुआ था। पूरा किलर लुक लग रहा था मेरा। मेरी हर एक सांस के साथ मेरी तगड़ी बॉडी के कट्स ऊपर नीचे हो रहे थे और अचानक ये कड़क नजारा देखकर दरवाजे पर खड़ा वो इंसान शॉक में पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। सच, उसने तुरंत एक बड़ा कदम पीछे की तरफ लिया और मुड़कर बिना कुछ बोले सीधा उस पढ़ाई वाले कमरे की तरफ तेजी से निकल गई थी यार। हाँ, सोंग जिवेई बचपन से ही लड़कों के साथ बहुत कम बात करती थी, इसलिए मेरे उस खतरनाक रूप को अचानक ऐसे अपने सामने देखकर घबराहट के मारे उसका पूरा गला सूख गया था और हवा टाइट हो गई थी। सही, उस इंसान को ऐसे अजीब तरीके से वहां से भागते हुए देखकर मुझे लोचा लगा। मैंने बिल्कुल आराम से उसे आवाज लगाई और पूछा, अंकल सोंग, क्या हुआ आपको दोस्त? जब मुझे उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला तो मैंने भी फालतू का दिमाग दही नहीं किया। सोंग जिवेई ने दरवाजा बंद कर लिया और उसका पूरा शरीर किसी शॉक के मारे काफी पत्थर की तरह अकड़ गया था भाई। रेलवे स्टेशन पर हुआ वो पूरा बवाल वाला सीन अचानक से उसके दिमाग में घूमने लगा, जब मेरी वो कड़क और मजबूत छाती उसकी पीठ से पूरी तरह से बहुत चिपक गई थी भाई। हाँ, उसकी रात में देखने की ताकत पहले से ही बहुत धांसू थी, क्योंकि उसे एक बहुत तगड़ी वाली स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई थी और वो यहाँ सिर्फ अपना एक जरूरी कागज उठाने के लिए वापस लौट कर आई थी जी। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। वहाँ अंदर लाइट भी बंद थी, इसलिए उसे ऐसा लगा कि वहाँ शायद कोई इंसान अपना काम करके वहाँ का नल बंद करना भूल गया है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दरवाजा खोलते ही उसे मेरी बॉडी का हॉट नजारा देखने को मिलेगा। जी, सोंग जिवेई की छाती गहरी सांसें लेने से तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, फिर भी उसके फेफड़ों में जाने वाली हवा उसे काफी गर्म और दम घोटने वाली लग रही थी। हाँ सही, कपड़े सुखाने के बाद जब मैं कमरे में आराम करने गया तब जाकर उस बंदी ने अपनी वो जरूरी फाइल उठाई और चुपचाप बिना कोई तमाशा किए सीधे उस बड़े स्टडी रूम से बाहर निकल गई भाई। बाहर पूरा का पूरा आंगन अभी धोकर डाले गए। उन साफ कपड़ों से खचाखच भरा हुआ था और हवा में मस्त हिल रहा था। वहाँ का नजारा बहुत गजब था। शायद मैंने कपड़ों को अच्छे से निचोड़ा नहीं था, इसलिए साला उनमें से अभी भी लगातार टप टप करके पानी नीचे गिर रहा था। क्या पनौती है। अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर सोंग जिवेई ने तुरंत अपनी फाइल साइड में फेंकी और उन गीले टपकते हुए कपड़ों को रस्सी से नीचे उतारना शुरू कर दिया। ये एकदम पागलपन था। उसने बिना कोई नौटंकी किए हर एक कपड़े को दोबारा पूरी ताकत लगाकर अच्छे से निचोड़ा और फिर से उन्हें सूखने के लिए वापस उसी रस्सी पर कायदे से टांग दिया था यार। रस्सी के थोड़े आगे वाले हिस्से पर एक काले रंग की कच्छा टंगी हुई थी। उसे देखते ही उसने नजरें घुमाई और शर्म से उसके गाल लाल पड़ गए। तभी अचानक वहाँ एक ठंडी और तेज हवा का झोंका आया, जिसने क्लिप में फंसी हुई उस सफेद बनियान को बुरी तरह से हिला दिया था भाई। और उसी हवा के झोंके से वो काले रंग का कच्छा उड़कर नीचे गिरने लगा, पर सोंग जिवेई ने फुर्ती दिखाते हुए उसे हवा में ही झपट्टा मारकर लपक लिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसे समझ आया कि उसने क्या पकड़ लिया है। उसका दिमाग ठनका और उसने झटके से उसे छोड़ दिया। उसके होंठ शर्म के मारे एकदम सीधे सिकुड़ गए थे। अगर वो नीचे झुककर उसे उठाती तो बहुत अजीब लगता, और अगर वहीं पड़ा रहने देती तो और भी ज्यादा फजीहत वाली बात थी।
एकदम भयंकर लोचा। अपने ही अंदर एक तगड़ी जंग लड़ने के बाद उसने फाइनली अपनी फाइलें उठाई और चुपचाप खिसक कर सीधे अपनी यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल के कमरे में वापस लौट गई थी यार। हॉस्टल वापस जाकर अपना दिमाग ठंडा करने के लिए उसने दोबारा ठंडे पानी से शावर लिया, लेकिन आंखें बंद करते ही वही कच्चा सीन उसके दिमाग में किसी डरावने सपने की तरह घूम रहा था। वो हमेशा से एकदम शांत और बिना किसी फीलिंग वाली बंदी थी। उसने पहले कभी भी इस तरह की अजीब और घटिया सिचुएशन फेस नहीं की थी यार भाई। ऊपर से सबसे ज्यादा खोपड़ी सटकी उसकी ये सोचकर कि वो बंदा एक नंबर का ढोंगी और मौके का फायदा उठाने वाला लुक्खा इंसान था, जिससे वो सच में अपनी जान से भी ज्यादा नफरत करती थी। हार मानकर वो बिस्तर से नीचे उतरी और खुद को शांत करने के लिए चेयरमैन माओ की एक पुरानी किताब निकालकर उसके अच्छे वाले कोट्स को जल्दी कॉपी करने बैठ गई। वो किसी भी हालत में अपने दिमाग को इस घटिया और फालतू कचरे से गंदा नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह मेरी नींद रोज की तरह ठीक 4:30 बजे ही खुल गई थी। बिस्तर से उठकर बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरा वो काले रंग का कच्चा हवा से उड़कर सीधे जमीन पर मिट्टी में गिरा पड़ा था। ये देखकर मेरा दिमाग दही हो गया कि ये क्या रायता फैला है। अगर मैं उसे अभी दोबारा धोता तो भी वो टाइम पर सूखने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उसे वापस टोकरी में ही ठूंस दिया। आंटी लियू ने जब आंगन को सूखे कपड़ों से भरा देखा तो वो इमोशनल हुई। वो बोली, बेटा मैं रात भर यही सोच रही थी कि तू इतनी देर तक जाग क्यों रहा था, तो इसका मतलब तूने पूरी रात जागकर हम सबके गंदे कपड़े धोए हैं। सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैंने चिल मारते हुए कहा, आंटी लियू आपको थैंक यू बोलने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कम से कम कपड़े ही धो दूं। अब मैं आपके साथ नाश्ता बनाने में भी पूरी मदद करवाऊंगा और उसके तुरंत बाद जल्दी सीधा प्रिंसिपल लियू के घर काम के लिए निकल जाऊंगा। सही है ना भाई? जब दादी सोंग और अंकल सोंग सोकर उठ जाएं तो मेरी तरफ से उनको मेरा मैसेज दे देना कि मैं आज काम के लिए चला गया। आंटी लियू सच में मुझे दिल से बहुत पसंद करने लगी थी। वो तुरंत प्यार से बोली, नहीं बेटा तू कोई काम मत कर, नाश्ता मैं अकेले बना लूंगी, तू जल्दी से प्रिंसिपल लियू के घर भाग। रास्ते में खाने के लिए ये 2 भुट्टे पकड़ ले। उनका ये प्यार देखकर मैं मना नहीं कर पाया और अपनी बांस की टोकरी को पीठ पर जल्दी लाद लिया। मैं चुपचाप उस बड़े से आंगन से बाहर निकल गया। जाने से पहले मैंने आंटी लियू को देखकर स्माइल पास की और हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। मुझे अंदर से पक्की फीलिंग आ रही थी कि अब मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। प्रिंसिपल लियू मुझे जो सैलरी दे रहे थे उससे मेरे स्कूल का पूरा खर्च निकल जाता। अब मुझे सिर्फ एक ही बात की सबसे बड़ी टेंशन खाई जा रही थी कि जब मेरी सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो उसके बाद मैं रहने के लिए आखिर बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जाऊंगा। सोंग परिवार के घर में तो मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलना पड़ता, कुत्तों की तरह सारे फालतू काम करने पड़ते और इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मुझे कोई इज्जत नहीं मिलती। मैं कोई बेवकूफ और ढक्कन इंसान थोड़ी ना हूँ जो अपना नुकसान करवा कर भी सोंग परिवार के उस घटिया घर में वापस जाकर रहने का फैसला करूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। जब फूशियान उठा और उसने सुना कि मैं किसी नौकर का काम करने चला गया हूँ तो वो ही बहुत खुश हुआ। वो अंदर दुआ कर रहा था कि कोई मुझे बेवकूफ बनाकर बेच दे, लेकिन जब उसे पता चला कि ये काम मुझे आंटी लियू ने दिलाया है तो और जिस इंसान के घर मुझे काम मिला है वो असल में एक बड़ी मिलिट्री एकेडमी का प्रिंसिपल है। ये सुनते ही फूशियान का माथा ठनका और उसके चेहरे पर खतरनाक घबराहट दिखने लगी। फूशियान ने अपने चेहरे पर एकदम झूठा और ड्रामा वाला डर दिखाते हुए बड़ी चालाकी से कहा, दादी सोंग और अंकल सोंग, मेरा बड़ा भाई तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता, उसे तो पानी तक उबालना नहीं आता, तो वो वहाँ जाकर क्या ही उखाड़ लेगा। जब एक बार गाँव में खेती का बहुत ज्यादा काम था तो हमने उसे खाना बनाने का काम दे दिया था और फिर जब पूरे परिवार ने उसका बनाया हुआ खाना खाया तो भाई तो उस घटिया खाने की वजह से हर एक इंसान को भयंकर उल्टियां और दस्त लग गए थे। उसके बाद से घर में किसी ने उसे किचन के पास भटकने नहीं दिया। ये सब सुनकर सोंग जियांगो एकदम शॉक में चला गया, क्योंकि उसने सपने में भी इतनी बड़ी और अजीब गड़बड़ की कोई उम्मीद नहीं की थी। लेकिन भी उस इंसान ने मेरी शक्ल पर भरोसा करने का फैसला किया। वो बोला, अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो प्रिंसिपल लियू का परिवार उसे कभी काम पर नहीं रखता, वो उसे तुरंत निकाल देते। आंटी लियू ने भी बिना डरे मेरी साइड लेते हुए कड़क आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो बहुत सीधा और शरीफ इंसान है भाई। साइहान जैसा मेहनती और काम का लौंडा मैंने आज तक नहीं देखा। उसने मेरी बहुत मदद की है। पिछले 2 दिनों में उसने बिना थके घर के सारे गंदे कपड़े खुद अकेले ही धोकर साफ किए हैं, समझे भाई? वो झूठ नहीं बोल रहा है। आज सुबह की ही तो बात है। तभी अचानक दादी सोंग ने गुस्से से पूछा कि एक बात सच सच बताना, क्या तुमने कभी उसे खुद से खाना बनाते हुए देखा है? उनका ये सीधा और चुभने वाला सवाल सुनकर आंटी लियू की बोलती बंद हो गई और वो शांत पड़ गई, क्योंकि वो सारा खाना तो असल में उसी बंदे ने खुद पकाया था। मैंने तो बस सब्जी काटने और थोड़ी तैयारी करने में मदद की थी। ये पूरी सच्चाई सुनते ही दादी सोंग का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर दे मारी। ये तो सरासर पागलपन है। अगर उसका बनाया हुआ वो कचरा खाना खाकर प्रिंसिपल लियू के परिवार को कुछ हो गया तो झीवेई के आगे के सारे प्रमोशन हमेशा के लिए रुक जाएंगे। मुझे नहीं पता लियू कहाँ रहते हैं। दादी सोंग ने आंटी लियू को एकदम तीखी नजरों घूरा और फिर सोंग जियांगो की तरफ पलटकर चिल्लाते हुए बोली, जल्दी फोन मिला और झीवेई को कॉल कर। उसे बोल के तुरंत प्रिंसिपल लियू से बात करे और उस लड़के को वापस घसीट लाए। सोंग जियांगो को मुझ पर यकीन था, लेकिन फूशियान झूठ नहीं बोल सकता था भाई। इसलिए वो चुपचाप स्टडी रूम में गया और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने सीधे सोंग जिवेई के ऑफिस नंबर पर एक अर्जेंट कॉल मिला दिया, सब सॉर्ट हो जाए। फोन उठते ही सोंग जियांगो ने बकवास किए बिना सीधा पॉइंट पर आकर सोंग जिवेई को पूरा सीन समझा दिया। सुनते ही उसे इस भयंकर लोचे की गहराई समझ आ गई। उसे पता चल गया कि अब तगड़ी वॉट लगने वाली है। वो तुरंत बोली, पिताजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी प्रिंसिपल लियू की बेटी को कॉल करके सारा रायता समेटती हूँ। पिताजी आप एकदम चिल मारो और फालतू मत लो, अभी भी दोपहर का लंच बनाने का टाइम नहीं हुआ है, सब ठीक होगा।
फोन कट करते ही सोंग जीवेई ने तुरंत बिना कोई देरी किए उस बड़े वाले मिलिट्री अस्पताल में कॉल घुमाया जहां डॉक्टर लियू अपनी ड्यूटी और काम करते थे भाई। लेकिन आगे से उसे बताया गया कि किस्मत एकदम खराब है, क्योंकि डॉक्टर लियू अभी भी एक बहुत ही अर्जेंट और खतरनाक इमरजेंसी वाली सर्जरी करने में बिजी हैं यार। अब उसके पास प्रिंसिपल लियू के घर खुद जाने के अलावा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस बाहर निकली, उसे अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया गया। भाई ऊपर वालों का ऑर्डर तो मानना ही पड़ता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे सीधे उस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भाग गई। लेकिन जब तक वो बोरिंग मीटिंग खत्म हुई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। घड़ी में पहले ही 10:30 बज चुके थे। उसने अपना पसीना पोंछते हुए एक बार फिर से मिलिट्री अस्पताल में कॉल लगा दिया, लेकिन डॉक्टर लियू अभी भी उस भयंकर ऑपरेशन रूम के अंदर फंसी हुई थी। ये सुनकर उसने